साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको बधाइयां और भारतीय टीम को विशेष तौर पर बधाइयां, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीत करके भारत का नाम और ऊंचा कर दिया। जो भी क्रिकेट फैंस हैं उन सबको खुशियां मनाने का एक बढ़िया मौका दिया। न्यूजीलैंड के साथ हुए फाइनल में रोमांचक मुकाबले में भारत ने बढ़िया जीत हासिल की। मैच आखिर तक गया और आखिर तक देखने में बड़ा ही आनंद आया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 8वें वेतन आयोग से संबंधित मामलों के ऊपर। दोस्तों पे कमीशन का जो जरिया है जिसके माध्यम से सैलरी का जो रिवीजन होता है वो इस बार भी देखने को मिलेगा और उसके लिए कार्रवाई भी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। अब वेतन आयोग अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके अपनी सिफारिशों को केंद्र सरकार को सौंपेगा, जिसे केंद्र सरकार समीक्षा करने के बाद इंप्लीमेंट करेगी। अगला पे रिवीजन होना है 1 जनवरी 2026 से और उम्मीद की जा रही है कि इस बार का पे रिवीजन पहले के पे रिवीजन से बेहतर होना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 सालों में सरकार के दावों के मुताबिक देश ने आर्थिक रूप से बहुत तेज गति से प्रगति की है। विदेशी मुद्रा भंडार है भारत का, उसमें भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। जीएसटी टैक्स के माध्यम से सरकार के पास राजस्व की भरपाई दबा के हो रही है। यानी कि कुल मिला के कहें तो भारत के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और ऐसे में मजबूत आर्थिक आंकड़ों के और दावों के मद्देनजर ये उम्मीद करना कि 7th पे कमीशन से बेहतर 8th सेंट्रल पे कमीशन होना चाहिए तो इसमें गलत नहीं होगा। अब देखना यह है इस उम्मीद पर सरकार कितना खरा उतरती है और उससे पहले यह देखना है कि पे कमीशन अपनी सिफारिशों में किस तरीके से सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने की सिफारिश रखता है। 7th पे कमीशन की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल कर्मचारियों के लिए किया गया था, जिसके बाद जो मिनिमम बेसिक पे थी वो लगभग 18,000 रुपए हो गई थी। अब उम्मीद ये भी की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है। कई जगह खबरें आती हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है। कई बार खबरें ऐसी भी आई कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 होगा। अब जो भी फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होगा वो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन उम्मीद तो ये रख रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ कई और चीजें हैं, जैसे कि जो कंपाशनेट ग्राउंड पर भर्ती हुए थे 1 जनवरी 2004 के बाद उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाए। अब क्या उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी या नहीं ये भी देखना होगा। दूसरी तरफ जो बदलाव की मांग कर रहे हैं उसके ऊपर देखना है कि सरकार का क्या फैसला आता है। खास तौर पर जो कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर क्या सरकार जीपीएफ की सुविधा देगी और जो 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान 25 साल की सेवा के बाद का है उसे कम करके 20 साल करने की मांग की गई है। तो क्या इस मांग को भी सरकार स्वीकार करेगी या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो सिविल डिपार्टमेंट में है उनके लिए लागू होने वाली है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। मार्च का महीना चल रहा है और जैसा कि आप सबको पता है मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग का महीना होता है। यानी कि 31 मार्च 2025 को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगी और 1 अप्रैल 2025 से नई फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगी। मार्च के महीने की सैलरी या पेंशन वो हमें अप्रैल के महीने में मिलती है, जैसा कि हर साल होता है और इस बार भी वैसा ही होने की उम्मीद है। तो उसी हिसाब से लोग अपना अपना बजट बना के रखें, अपने अपने एक्सपेंडिचर अपने अपने ब्यौरे बना के रखें कि किस तरीके से अपना ये महीना निकालना है, क्योंकि हो सकता है 1 या 2 दिन डिले होकर के सैलरी और पेंशन क्रेडिट की जाए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया जाएगा। दूसरा, होली का त्योहार भी है इस महीने। धूमधाम से होलियां मनाइए और उम्मीद ये कर रहे हैं कि सरकार होली से पहले डीए की और डीआर की घोषणा कर दे। अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, तो एरियर थोड़ा जल्दी मिल सकता है।
अगर मार्च एंडिंग में घोषणा होती है तो जाहिर सी बात है वो अप्रैल में जाकर के कहीं एरियर मिलेगा 1 जनवरी 2025 से, जो भी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ोतरी की घोषणा होगी। उम्मीद है कि 3% की बढ़ोतरी इस बार भी देखने को मिलेगी, जैसा कि पिछली बार 3% की बढ़ोतरी की गई थी। मौजूदा समय में डीए और डीआर 53% की दरों से मिल रहा है। 3% की बढ़ोतरी हो जाती है तो ये 56% के हिसाब से आपकी सैलरी और पेंशन के साथ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।